और चूंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो भारत को किस तरह के जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे? भारत को मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएट करने पड़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास अब लॉजिक आ गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों फोकस करें और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें किस तरह की मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे आ जाओ। तो इसका मतलब समझ गया कि हमें विनिर्माण की जॉब हमें चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। नाउ गो टू द नेक्स्ट लेवल, आ जाओ। तो लिखो इंडिया 2030 में मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। विनिर्माण, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब भारत ने अपने 75-76 साल की जो एक अमृत काल में हम प्रवेश कर गए, तो अभी तक हम किस तरह से गए। अगर हम भारत, लिखो हेडिंग डालो, इसी तरह से नोट्स बनाओ, बहुत प्यारे प्यारे नोट्स। तुम्हें इतना बड़ा टॉपिक देखना, तुम्हें एक पेज के अंदर खत्म कर दूंगा। चलिए मजा आने। तो इसको बोलते हैं LWMI नोट्स। तो मैं कैसे पढ़ाता हूं? LWMI नोट्स में पढ़ाता हूं। तो चलिए LWMI जो है वो करते हैं। द रोड टू 75 ईयर एंड इंडियाज ग्रोथ, लिखो 75 वर्षों में भारत की समृद्धि की कहानी। भारत की समृद्धि की कहानी। अनुप्रिया ने लिखा है मैं 11वीं क्लास में, मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना, एनसीईआरटीज़ के साथ आप जुड़ जाइए, बेस्ट टाइम है। आप तो बहुत लकी हैं, आपको पता दिया गया है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता, ग्रेजुएशन के बाद भी आईएएस होता गया है। चलिए, अब सवाल यह है कि भारत की जो कहानी है वृद्धि की, वो बड़ी अजीबोगरीब है। अगर लगातार आप देख रहे हैं सनातन को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, अगर भारतीय संस्कृति की तरफ तुम जाओगे, ठीक है, तो अंग्रेजों के आने से पहले भी भारत अपनी स्किल, अपनी दक्षता की वजह से पूरी दुनिया का लगभग 24% जीडीपी अपने पास रखता था। मात्र 190 सालों में अंग्रेजों ने हमें निचोड़ के 2% से नीचे पहुंचा दिया। भारत की तूती बोलती थी पूरी दुनिया में। भारत एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आजादी के बाद हमारे पास मौका था फिर से हम विनिर्माण की तरफ जाएं। वहां सरकारों के साथ थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया मामला कि हमने सर्विस सेक्टर को ग्रोथ करा लिया, हम एग्रीकल्चर में वहीं फंसे रहे, हम कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टैक कर गया। स्टैक करने का मतलब रुक गया। इसकी वजह से भारत की एक बड़ी आबादी जिस तरह से विकसित होनी चाहिए थी, जो उनकी पर कैपिटा इनकम जानी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए परिचय करते हैं हम इसके, इसी तरह से नोट्स बनाइए। तो अगर हम बात करें इंडिया जर्नी फ्रॉम कॉलोनियल एरा टू ग्लोबल प्लेयर, लिखो भारत ने अपनी यात्रा ब्रिटेन के औपनिवेश से शुरू करके, ब्रिटेन के उपनिवेश से आगे बढ़ाते हुए आज एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। आज हम वर्ल्ड ऑर्डर में हैं। और वर्तमान में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ने एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बारे में बात किया जिसको हम लोग अमृत काल कहते हैं। आप लोग इसका नाम बहुत सुनते होंगे, भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। दिस इज नोन एज अमृत काल। प्रधानमंत्री बार बार इसके बारे में कहते हैं ये भारत का अमृत काल है, भारत की आजादी का जो है ये बहुत बड़ा महोत्सव है। तो अमृत काल, यहां पर एक और नया कॉन्सेप्ट आया है, ये आपको समझना पड़ेगा। एंटरिंग द कर्तव्य काल, लिखो भारत कर्तव्य काल में प्रवेश कर गया है। ये कितने लोग इस बात को जानते हैं? कर्तव्य काल। कर्तव्य काल क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉन एफ कैनेडी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि बहुत समय हो गया जब आप देश से कुछ ना कुछ मांगते रहे, अब देश को कुछ देने का वक्त है। जब उन्होंने अमेरिका के नागरिकों को इसको प्रोत्साहित किया तो उन्होंने कहा कि देश को देने का वक्त आ रहा है। तो हम जब अपने देश से कुछ मांगते हैं तो हम क्या मांगते हैं? अपने अधिकार मांगते हैं। हमें हमारा अधिकार, हमारे राइट्स दो हमें, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने राष्ट्र से हमेशा कुछ मांगते रहोगे और राष्ट्र को कुछ नहीं दोगे तो राष्ट्र में इंबैलेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्र के संसाधन खत्म, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन अगर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर, अपने ड्यूटीज को नहीं जो है लेके जाएंगे,
तो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। भारत में पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल कारण से, चाहे हमारी क्षेत्रीयता की वजह से, हम लगातार कुछ ना कुछ उससे मांग रहे थे। अब भारत कह रहा है कि अगर भारत को अमृत काल में जाना है तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा, जिसे कर्तव्य काल कहा जाता है। कर्तव्य जो है वो डूइंग से जुड़ा हुआ चीज है, यानी कि जो मेरे उत्पत्ति, जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीज है, मुझे उस पर बहुत ढेर सारा काम करना है। दिस इज नोन एज कर्तव्य काल। जैसे एक नागरिक को, अब माता पिता को अपने नाबालिग बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, यह कर्तव्य है माता पिता का। जो शिक्षक अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उसको आधुनिक शिक्षा, यानी कि वो रटाया जा रहा है करिकुलम, उसको आज की हिसाब से जो जरूरतें हैं उसको वो शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षक वो शिक्षा दे। विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वो उस शिक्षा को मन से ग्रहण करे, यानी यार छोड़ो यार पास हो जाएंगे डिग्री लेके या हम चिट लेके पास हो जाएंगे, नहीं, उसको भी वो शिक्षा उतनी ही अच्छे तरीके से ग्रहण करनी चाहिए। तो हमारे समाज में ये सारी चीजें थी, यहां तक कि जो विद्यार्थी हैं वो गुरुकुल जाया करते थे। गुरुकुल, तो गुरुकुल क्या था? गुरुकुल एक आश्रम व्यवस्था की तरह था, जहां विद्यार्थी को अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा वहां गुजारना पड़ता था। गुरुकुल में जो नियम बनाए जाते थे उसका पालन करना होता था। तो वो एक आश्रम व्यवस्था थी। तो ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट जब मन करे चलो यार आज क्लास चलते हैं, आज बंक मार देते हैं, आज यार चलो पिक्चर देख के आते हैं, ये व्यवस्था नहीं थी। तो वो गुरु के जो नियम थे उनको सारे के सारे को पालन करने का बहुत आवश्यकता। तो अगर माना जाता है कि राष्ट्र के सभी लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर लें तो राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा, अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। और यही कारण था भारत प्राचीन समय में जब हमारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी थीं तो हम उन व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान, विज्ञान, स्किल, शिक्षा, इन सब में, आध्यात्म, वैज्ञानिकता, हम सब में बहुत आगे थे। तो इसीलिए भारत को क्या कहा जाता था? विश्व गुरु कहा जाता था, राइट। हम किसी देश पे आक्रमण नहीं करते थे, हमारी नॉलेज इतनी आगे थी कि लोग हमारे पास अपने आप चले आते थे। नालंदा, तक्षशिला विश्वविद्यालयों में दुनिया भर के प्रोफेसर, दुनिया भर के स्टूडेंट आकर पढ़ाया करते थे। और वो परंपराओं का जो है बहुत, आयुर्वेद के माध्यम में, चिकित्सा से, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स, ठीक है, विधि, शास्त्र, साहित्य, ये सब कुछ हम बहुत ऊंचाइयों पे, मेटलर्जी, धातु विज्ञान, ये सब हम बहुत ऊंचाइयों पे लेके चले गए थे, इसी से विश्व गुरु का। और भारत ने अपनी चीजों को संसार को दिया, इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम वाले देश हैं। G20 का हमारा स्लोगन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो ये वही व्यक्ति सोच सकता है जिसका इंटेलेक्चुअल थॉट्स बहुत हाई हो, जिसके पास रिसोर्सेज हो कि वो संसार को दे सकता है। जब तुम्हारा अपना खुद का पेट नहीं भरा तो तुम दुनिया से छीनोगे ही, तो जैसे अन्य सभ्यताओं ने छीना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो सेगमेंट है कि हम क्या चीज करें कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इसमें, अगर आप ध्यान दें तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहां पे, अगर गुरुकुल की बात करें तो आज हम बात करें कैसे विकसित बनेगा राष्ट्र। तो गुरुकुल में हमने, बच्चों ने कहा कि सर हम 2 बैच आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक बताता चलूं, तो कई बच्चों ने कहा कि हम 2 वर्षों तक इस आश्रम में रहना चाहते हैं। गुरुकुल व्यवस्था हमारी नोएडा में एक आश्रम व्यवस्था है जहां सारी चीजें, तो हमने 2 वर्ष का बैच शुरू कर दिया 2025-26 के लिए। फीस में जबरदस्त डिस्काउंट दिया 3 दिन के लिए, अगर कोई जुड़ना चाहे। तो हमारा ये बैच शुरू हो रहा है 12 तारीख से, 12 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है 2 ईयर का नोएडा में, राइट, जो मंगलवार है। और सेम इसी तरह से हमारा जो अगला सेगमेंट है वो ये है कि 1 ईयर का, कि आपका जो है जिसको 2024 देना है, वो भी 12 तारीख से शुरू हो रहा है, 12 सितंबर से। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वहां पे भी आप आ सकते हैं। सो इन दैट वे आप अपनी तैयारी को एक अलग चरण में ले जा सकते हैं, गुरुकुल की आश्रम व्यवस्था का हिस्सा बन सकते हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको 2024 में देना है, वो इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं, लंबी क्लासेस तमाम तरह से। और जो लोग अभी लग रहा है कि नहीं हमें 2025-26 में देना, उनके लिए गुरुकुल का 2 वर्षों का बैच बना दिया गया, वहां हमारे साथ अगले 600-650 दिन यहां पर वो गुजारेंगे। तो चलिए हम इसको समझते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। और मेरी तरफ से कल मैंने गिफ्ट का वो किया था, मैं NCERT बैच लेकर आ रहा हूं, आप लोग उसके साथ 50% डिस्काउंट, मात्र 2000 फीस में आप जोड़ सकते हैं। और कॉन्सेप्टर, मैं फिर से कहानियों के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूं, तो वहां पर भी आप कॉन्सेप्टर में जुड़ सकते हैं 50% डिस्काउंट के साथ, 50% डिस्काउंट 5 सितंबर से 7 सितंबर। तो आज 6 तारीख हो गई है, ठीक है, कल तक ये लास्ट डे है इसमें एडमिशन लेने का, कल जो है इसका अंतिम मौका है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग उसको आगे। तो आगे हम बढ़े तो सवाल यह है कि रियलाइजिंग द पोटेंशियल इन पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब एक वर्ड आया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत जबरदस्त एक वर्ड है कि पूरा विश्व एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ चल रहा है। आप देखिए भारत के पीछे लोग आ रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत आ रहा है,
ठीक है, 4 दिन यहां रुकेगा, पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। ये बोलते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें भारत अब सेंटर भूमिका में, और भारत इसकी तैयारी बहुत पहले कर चुका था। जब कोविड हुआ, सभी के साथ जो है महामारियां फैलनी शुरू हुई, तो उस दौरान जो भारत है उसने क्या किया, कोविड के टीके को अपने लिए एक साथ साथ पूरी दुनिया को पहुंचाना शुरू कर दिया, लोगों की भलाई का काम किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कॉन्सेप्ट रखा। इससे पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ गया कि देखो, जहां अमेरिका, फ्रांस ये देश परेशान है, वहीं पर भारत न सिर्फ अपने लिए टीका इतनी जल्दी बना लिया, अपनी इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगा दिया, साथ ही साथ पूरी दुनिया में, राइट, आप इसके साथ वो जुड़ना शुरू। अब पूरी दुनिया को ये लगा कि भारत अब जो है वो एक दक्षिण एशिया के देश से निकलकर केंद्रीय भूमिका में आ गया। भारत ने कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे आज का पढ़ोगे तो कल अगर आप लोगों ने मेरी शाम की किसने किसने जो है वो मेन चैनल आईएएस विद ओजांग सर पे सिलेबस एनालिसिस की क्लास देखी थी, कल कई लोगों ने देखी होगी। कल जब कई लोगों ने देखी थी तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ाया था, और वो ये था कि मास्टर कार्ड वीजा की जगह भारत का जो यूपीआई, कल बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से बड़ी लंबी क्लास पढ़ाई थी, आप लोगों को देखनी चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक कहानी बताई थी कैसे भारत ने चेंज किया, जैम ट्रिनिटी को लेकर आया, कैसे भारत में ये सारे परिवर्तन हुए, फोर्स इंक्लूजन कैसे हुआ, और कैसे आज भारत का यूपीआई रुपए जो है वो दुनिया का ताकतवर हो चुका। कल कई लोगों ने किसने किसने क्लास देखी मुझे कमेंट करके बताएं। और आज का अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग देखोगे तो सीधे सीधे हेडिंग आई हुई है, इसीलिए कहा जाता है ओजांग सर पढ़ाते पहले हैं, छपता बाद में। तो आज आप देखोगे उसमें लिखा था कि भारत का जो रुपए है वो अब मास्टर कार्ड और वीजा को टक्कर दे, क्योंकि हम यहां ट्रांजैक्शन करते थे, विदेशों में पैसा जाता था। मैंने बताया था कि उपनिवेशवाद खत्म नहीं हुआ है, वो कई रूपों में हमारे सामने है, राइट। कई लोगों ने क्लास किया होगा, योगेंद्र ने किया, दिव्या ने किया,